एनसीईआरटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बन रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों की। उसमें अभी हिस्ट्री की सीरीज बनाई जा रही है और हिस्ट्री में भी जो हिस्ट्री का क्लास 6 को सिलेक्ट किया गया है और क्लास 6 का आज चैप्टर 8 है। क्लास 6 चैप्टर 8 और उसका पार्ट 8 है, यानी क्लास 6 का जो अध्याय 8 है उसका 8वां भाग आज बन रहा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो आप उसका पेज नंबर 82 आप ओपन कर लीजिए। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है और मैं पेज संख्या 82 यानी 82 या 82 में शुरू कर रहा हूं। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है समुद्र तटों से लगे राज्य। माने वैसे राज्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो सी कोस्ट से लगे हुए हैं, यानी समुद्र के तट पर, यानी समुद्र के सी के कोस्टल एरिया में जो राज्य हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए ये भारत है और ये भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी सी से घिरा हुआ है। इसीलिए ये जो साउथ, ये इसको हम पेनिनसुला इंडिया कहते हैं। मतलब जो स्थान तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो या पानी से घिरा हो वो पेनिनसुला होता है। तो देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है और ये अरब सागर या अरेबियन सी है। तो हम इसी की चर्चा करेंगे और इसके वैसे राज्यों की चर्चा करेंगे और पर्टिकुलरली हम साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के उन राज्यों की चर्चा इसमें करने जा रहे हैं जो समुद्र के तट पर हैं। तो अब आइए उसको हम शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ता हूँ फिर समझा देता हूँ। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। तो ठीक ही कह रहा है कि जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके दक्षिणी भाग में एक बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से ये समुद्र का तटीय प्रदेश है। समुद्र का देखिए कोस्टल एरिया देखिए चल रहा है, बहुत लंबा है। देखिए यहाँ से आकर वो देखिए यहाँ तक तटीय प्रदेश और ये देखिए दक्षिण भाग हो गया। तो ये देखिए दक्षिण आ गया, दक्षिण भाग तो यही है ना। तो ये देखिए दक्षिण भाग में ये तटीय प्रदेश है। साथ ही साथ इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदियां हैं। ये जो कोस्टल, ये बहुत संसाधन से रिच है, यानी कि ये बहुत इसमें रिच रिसोर्सेस हैं। ये तटीय प्रदेश तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर पठार है, प्लेटो है, यहाँ पर पहाड़ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर नदी के मैदान हैं। तो यहाँ पर रिवर प्लेन्स यहाँ पर हैं जो बहुत उपजाऊ हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है और नदियों का ये जो है वहां पर कावेरी, देखिए कावेरी नदी यही पर देखिए कावेरी नदी बह रही है, ये दक्षिण भारत में है। और ये कावेरी का जो मैदान है यहाँ पर वो बहुत उपजाऊ है और इस कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। इसको आप याद कर लीजिए कि कावेरी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी समझाया जा रहा है कि मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। अब देखिए अगर यहाँ पर जो तटीय प्रदेश है और साथ ही साथ जो यहाँ के जो मैदानी जगह है, यहाँ पर इतने ये उपजाऊ मैदानी जगह है और तटीय प्रदेश भी समुद्र के होने के कारण बहुत ही ये कई दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से और अन्य मत्स्य पालन के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ के रहने वाले जो सरदार हैं या राजा हैं वो धीरे धीरे बहुत संपत्ति वाले हो गए, उनके पास बहुत वेल्थ जमा हो गया और साथ ही साथ उनके पास बहुत शक्ति आ गई, पावरफुल हो गए। संगम कविताओं में मुएंदार की चर्चा आती है। एक शब्द आता है मुएंदार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए मुएंदार। ये मुएंदार जो है वो संगम कविताओं में चर्चा आती है, संगम कविताओं में। और मुएंदार क्या है, जो साउथ इंडिया में संगम साहित्य आपको मिलते हैं और उसमें संगम कविताओं का रचना हुआ है। वो संगम कविताओं में बार बार ये मुएंदार शब्द आता है। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो मुएंदार क्या है, देखिए यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। ये क्या है, मुएंदार है क्या, देखिए लिख देता हूं, ये तमिल शब्द है।
क्या है, ये तमिल है, तमिल शब्द है, तमिल शब्द, तमिल शब्द। और जिसका मतलब क्या होता है, तीन मुखिया। मुयंदार का मतलब क्या हो गया, तीन मुखिया। मुखिया मतलब हेड, तो थ्री हेड्स की चर्चा हो रही है। मुयंदार ये तीन मुखियाओं का इसका अर्थ होता है। और साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। और ये तीन मुखिया कौन है, तो तीन शासक परिवार हैं उस समय के, साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के। वे हैं चोल, चेर और पांड्य। तो ये चोल, चेर और पांड्य ये तीन शासक परिवार हैं। क्या है, ये देखिए इसका प्रयोग जो हुआ है, तीन शासक, देखिए मुयंदार का चर्चा हुआ है, तीन शासक परिवार, तीन शासक परिवार, परिवार ये थ्री रूरल डायनेस्टी है या फैमिली है। और तीनों शासक परिवार कौन कौन है, तो देखिए ये है चोल, लिख लीजिए चोल, एक है चेर और एक है पांड्य। देखिए पांड्य। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहेंगे तो आज का जो तमिलनाडु है लगभग वही चोल हुआ करता था। तो ये तमिलनाडु के बारे में चर्चा है, लगभग लगभग, कुछ चेंजेस है थोड़ा बहुत। चेर जो है आज का केरल है, जो केरल है, देखिए ये देखिए यही तमिलनाडु है। आज का ये जो तमिलनाडु राज्य है यही चोल है, या इसी को चोल मंडल कहा जाता था। और ये देखिए ये केरल है। तो आज का जो केरल स्टेट है ये मोटा मोटी लगभग यही उस समय का चेर राज होता था। और देखिए पांड्य जो है ये देखिए मदुरई है, मैं मदुरई देख रहे हैं, इस मदुरई और इसके आसपास का जो जगह है यही पांड्य है। उस समय पांड्य की राजधानी मदुरई हुआ करती थी। और जिस संगम लिटरेचर की या संगम साहित्य या संगम कविताओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो मदुरई में ही संगम सम्मेलन हुआ था और वहां पर लिखा गया था। तो ये पांड्य की राजधानी मदुरई है। तो देख रहे हैं ना, ये तमिलनाडु हो गया, ये चोल है का एरिया है, ये केरल हो गया, चेर है, और ये मदुरई के आसपास का जगह है, ये चेर है। और ये तीन उस समय शक्तिशाली थे और तीन शासक परिवारों को ही मिलाकर मुयंदार कहा जाता था। मुयंदार का मतलब होता है तीन शासक परिवार। तो यहाँ तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई। और साथ ही साथ देखिए कि जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते हैं। ये जो तीनों हैं, ये तीनों, ये इसका जो टाइमिंग है, तीन शासक परिवार जो हैं ये कब है, तो देखिए 2300 साल पहले, 2300 साल पहले, काफी महत्वपूर्ण थे साल पहले, काफी मजबूत, काफी शक्तिशाली, पावरफुल के पहले काफी शक्तिशाली थे। नहीं, ये तीन शासक परिवार चोल, चेर, पांड्य, जिनको की सम्मिलित रूप से मुयंदार कहा जाता था, और यह तमिल शब्द है। तो ये 2300 साल पहले बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। तो इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। साथ ही साथ इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। अब ये जो मुखिया थे इनके सब दोनों के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। देखिए इसके दो दो सत्ता केंद्र थे, यहां पर लिख देता हूं, सत्ता केंद्र, सत्ता केंद्र कितने थे इनके, दो थे। ठीक है, एक होता था तटीय, एक क्या था, तटीय था, और एक मैदानी। मैदानी क्योंकि ये राज्य तटीय भी थे और यहाँ मैदान भी था। तो इनके जो तटीय प्रदेश जगह से सेंटर में भी एक राज्य, इनका एक सत्ता का केंद्र लोग बनाए हुए थे, और वहां से तटीय एरिया को या कोस्टल एरिया को ये कंट्रोल करते थे। और एक प्लेन एरिया में भी, मैदानी जगह में भी इनका सत्ता का केंद्र हुआ करता था। और इसी तरीके से देखिए इसके भी दो थे, इसके भी दो थे, एक थे तटीय, तटीय यानी कोस्टल, और देखिए तटीय क्या होता है, कोस्टल होता है, कोस्टल। ठीक है, कोस्टल है, और एक है मैदानी। ठीक है, मैदानी का मतलब प्लेन हो गया। तो यहां भी लिख दीजिए तटीय और मैदानी, मैदानी। और पांड्य में भी सेम स्थिति था, इसका भी तटीय और मैदानी, मतलब ये सत्ता का केंद्र है। इस सभी के ये सत्ता के केंद्र हुआ करते थे, सेंटर ऑफ पावर। तो पावर सेंटर चोल के भी दो थे, एक तटीय था, कोस्टल एरिया में था, और एक प्लेन एरिया में, मैदानी में था। चेर का भी
एक तटीय में, एक मैदानी में। और पांड्य का भी जो पावर सेंटर था, सत्ता का केंद्र था, एक तटीय और एक मैदानी। और इस तरह से ये 6 केंद्र इनके होते हैं। तो यही यहाँ पर ये लिख रहा है। और तो इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चोल का पुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की मदुरई। और देखिए ये टोटल कितने हो गए, 6 केंद्र हो गए। देखिए टोटल कुल 6 केंद्र हुए, कुल 6, देखिए कुल 6 सत्ता केंद्र हुए, सत्ता केंद्र, जिसमें 2 काफी महत्वपूर्ण, जिसमें 2 काफी महत्वपूर्ण, 2 काफी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, 2 काफी महत्वपूर्ण थे। कौन कौन भाई? 2, ये 2 काफी महत्वपूर्ण थे। 2 कौन कौन है? तो देखिए एक है कावेरीपट्टनम या पुहार, उसको कहते हैं, मैं इसको दिखाऊंगा यहाँ पर कि देखिए इसमें एक था पुहार या कावेरीपट्टनम, पुहार या कावेरीपट्टनम सेम है, कावेरीपट्टनम को ही पुहार कहा जाता था, पत्तनम। ये व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक था मदुरई, मदुरई। ठीक है, यहाँ देखिए मैप पर देखिए, यही देखिए मदुरई है, मदुरई देख रहे हैं ना, ये मदुरई है, ये पांड्य राज्य में हुआ, पांड्य की राजधानी हुआ करती थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्ता का केंद्र था। यहाँ भी यही संगम साहित्य की रचना हुई थी। और दूसरा है देखिए तमिलनाडु है, यही कावेरी नदी है, और यहीं पर कावेरी के पास ये पतन था। पतन मतलब बंदरगाह, डकयार्ड, पोर्ट। तो ये इसी को पुहार या कावेरीपट्टनम कहा जाता था। ये मदुरई और पुहार यानी कावेरीपट्टनम, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। टोटल तो 6 इनके सत्ता का केंद्र हुए। चोल, चेर, पांड्य दोनों के 2-2 सत्ता का केंद्र होते थे। एक तटीय एरिया में थे यानी कोस्टल एरिया में, और दूसरा मैदानी इलाका में, प्लेन्स एरिया में। और इस तरह से तीनों के मिला के 6 होते हैं। लेकिन इसमें 2 जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो तमिलनाडु में पुहार या कावेरीपट्टनम जो था, ये पतन था, पोर्ट था यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्ता का केंद्र था। और ये तमिलनाडु में चोल राज्य में पुहार या कावेरीपट्टनम। और दूसरा था मदुरई जो पांड्य में था, और मदुरई पांड्य की राजधानी भी हुआ करती थी। तो ये यहाँ पर समझाया गया है। साथ ही साथ एक और है कि ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो ये जो मुखिया थे, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर लिख लीजिए कि देखिए ये यहाँ से देखिए, अब मैं ये मिटाता हूँ। आप लोग पहले नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स, आप इसे नोट करें। अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो तीनों के जो मुखिया थे, ये लोगों से क्या करते थे कि नियमित कर के स्थान पर ये उनसे उपहार यानी गिफ्ट लेना ज्यादा पसंद करते थे। तो ये जो मुखिया थे लोगों से नियमित कर के स्थान पर ये गिफ्ट लेना पसंद करते थे। नियमित कर, रेगुलर टैक्स, नियमित कर, कर यानी रेगुलर टैक्स के स्थान पर उपहार, उपहार इसको गिफ्ट कहते हैं, गिफ्ट को ज्यादा पसंद करते थे, ज्यादा पसंद। तो एक बात समझ गए कि ये जो मुखिया थे तीनों राज्यों के, ये लोगों से ये उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूलते थे। कभी कभी क्या होते थे कि ये सैनिक अभियान पर निकलते थे। सैनिक अभियान, ये लिख लीजिए, ये सैनिक अभियान जो है मिलिट्री एक्सपेडिशन। तो कभी कभी ये मिलिट्री एक्सपेडिशन यानी सैनिक अभियान पर ये निकलते थे, सैनिक अभियान पर। और जब सैनिक अभियान पर होते थे तो लोगों से क्या करते थे, शुल्क वसूल करते थे, लोगों से शुल्क वसूलते थे, शुल्क वसूलते थे, शुल्क वसूली। अभियान पर लोगों से शुल्क वसूली करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, साथ ही साथ बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों
तथा कवियों के बीच बांट देते थे। तो ये इनके जो तीनों मुखिया हैं यानी चोल, चेर और पांड्य के, ये जब सैनिक अभियान पर निकलते थे तो ये वहां पर जहां अभियान चलाते थे वहां से शुल्क वसूलते थे, यानी शुल्क की वसूली करते थे। और उस शुल्क को सभी अपने पास नहीं रखते थे, उसमें क्या होते थे कि कुछ अपने भाग रख लेते थे और बाकी जो भाग है उसको ये अपने समर्थकों में, नाते रिश्तेदारों यानी रिलेटिव्स में, साथ ही साथ जो इनके सिपाही हैं वो अपने सैनिकों में, और कुछ भाग उसका कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो कवियों ने भी अपनी संगम कविताओं में इसकी चर्चा किया है कि हमें इन राजाओं के द्वारा क्या क्या मिला, इनकी प्रशंसा करते थे। जब कभी कोई ये कुछ धन देते थे तो उसके लिए कभी भी इनकी प्रशंसा करते थे। और कभी अपने कविताओं में चर्चा किए हैं कि उन्हें कीमती जवाहरात, जवाहरात का मतलब है कि प्रीशियस स्टोन्स, सोना, गोल्ड, घोड़े, हॉर्सेस, हाथी, एलिफेंट, रथ, चैरियट्स और सुंदर कपड़े मतलब ब्यूटीफुल क्लॉथ्स उन्हें मिले हैं और ये राजा उनको दिया करते थे। तो आज इतना ही इसमें मैं बता रहा हूं। अभी तक अगर आप डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही इसे शेयर और कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और देखिए इसके अगला जो एक बनाऊंगा वो सातवाहन के बारे में है, इसलिए मैं उसको थोड़ा यहाँ रोक दिया, नहीं तो मैं बना सकता था। तो एक सातवाहन डायनेस्टी के बारे में चर्चा किया गया है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें तो बहुत थोड़ा ही बताया गया है लेकिन मैं थोड़ा सातवाहन के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा और एक आपको सिल्क रूट या रेशम मार्ग के बारे में बताऊंगा। तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा, वही आपका लास्ट वीडियो होगा। और आज इतना ही, इस सभी को आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।